हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, आज उसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर देख लिए हैं। यदि आप लोग तीन लेक्चर हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अंतिम लेक्चर होने वाला है। आज अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो कि एकदम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और बिहार बोर्ड का पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। आप लोगों को मेरा शेड्यूल आप आराम से प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए। हर चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट मिलेगा और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज का क्लास भी मजा आने वाला है क्लास में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जो आज बताने वाले हैं अंत में। देखिए, अगले वीडियो में हम अभिक्रिया देखे थे, 7 अभिक्रिया। कुल आप लोगों को 14 अभिक्रिया बताए थे। कुल कितना अभिक्रिया बताए थे? 14, और 14 ही अभिक्रिया इंपोर्टेंट था। और देखिए ध्यान से, आज हम बता रहे हैं, इसके अगले वीडियो में ऑक्सीकरण अवकरण बता दिए थे। आज बता रहे हैं ऑक्सीकारक तथा अवकारक किसे कहते हैं। तो इसको समझने से पहले आप लोगों को ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया मालूम होना चाहिए। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते थे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ता हो और हाइड्रोजन बाहर निकलता हो। ऑक्सीजन का संयोग हो, अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता था। और अवकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया कहलाता था, इसका जस्ट उल्टा। इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन अंदर आएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? अंदर आएगा, अर्थात हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो कहलाएगा अवकरण अभिक्रिया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक और अवकारक किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, या तो जिसका अवकरण होता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। सब मिला के एक ही बात इसमें बोल रहा है कि जिस पदार्थ का अवकरण होगा उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कहा जाता है। जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक बोला जाएगा। क्योंकि अवकरण तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो अवकरण होगा, या तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी भी होगा तो अवकरण अभिक्रिया होगा। तो कुल मिला के यही बोल दिया है कि यदि आप लोग एक लाइन भी इसका आंसर दे सकते हैं, जिस पदार्थ का अवकरण हो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, O2 लिखा है। O2 यही एग्जाम में पूछेगा कि O2 क्या है। तो O2 जो है ना, ऑक्सीकारक है। वो क्या है? O2 एक ऑक्सीकारक है, अर्थात O2 का यहाँ पे अवकरण हो रहा है। O2 का क्या हो रहा है? अवकरण। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ओजोन। यहाँ पे सॉरी क्या होगा? ओजोन। यहाँ पे ओजोन, तो यहाँ पे C नहीं होगा। C को आप लोग क्या कीजिएगा? मिटा दीजिएगा। ये C यहाँ पे सॉरी क्या लिखा हुआ? ये C नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा हुआ? O3। O3 का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। तो ओजोन भी क्या है? एक ऑक्सीकारक है, अर्थात इसका अवकरण हो रहा है। और देखिए Cl2 में भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl2 बनाता है, तो Cl2 का भी अवकरण होता है। Cl2 बनने में इसका अवकरण होता है, अर्थात ये Cl2 क्या है? ऑक्सीकारक है। और देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2 और O2, ये भी क्या है? ऑक्सीकारक है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाएगा। O2 क्या है? O3 क्या है? Cl2 क्या है? और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? ये क्या है? ऑक्सीकारक। ये क्या है? एक ऑक्सीकारक है। अब आगे देखिए कि एग्जाम्पल के तरीका से आप लोगों को समझाए थे। क्या बताए थे? जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन का क्या होगा? अवकरण। क्लोरीन का क्या होगा? अवकरण। यहाँ क्लोरीन का अवकरण हुआ है, अतः Cl2 क्या है? एक ऑक्सीकारक है। जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का अवकरण हुआ, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन से जुटा है, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो यहाँ पे Cl क्या होगा? Cl2 क्या होगा? ऑक्सीकारक। अब देखिए पढ़ेंगे अवकारक। इससे उल्टा अवकारक में परिभाषा क्या बोलेंगे? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक कहा जाता है। तो क्या? अवकारक या तो अपचायक कहा जाएगा। उल्टा रखिएगा, एग्जाम में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है हर स्टूडेंट का। अवकारक बोलेंगे तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक बोलेंगे, और जिस पदार्थ का अवकरण होगा उसे ऑक्सीकारक बोलेंगे। जस्ट उल्टा रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। वैसा पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं
या जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, या तो जिनका ऑक्सीकरण होता हो, जिनका ऑक्सीकरण होता हो उसे अपकारक कहते हैं। सब मिला के एक ही बात, अगर ऑक्सीकरण होगा, अगर जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उस वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ही, और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की उसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, तभी हम बोलते थे क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कुल मिला के जब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा उसे अपकारक कहा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। H2 क्या है, एक अवकारक है, क्या है, एक अवकारक है। H2S क्या है, एक अवकारक है। और देखिए CO क्या है, एक अवकारक है, CO भी अवकारक लिखा हुआ। H2O सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ये भी क्या है, अवकारक है, ये भी अवकारक है। और कार्बन भी क्या है, अवकारक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताए थे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसका एग्जाम्पल, कैलकुलेशन क्या, रिएक्शन वाला एग्जाम्पल देखिए, अभिक्रिया इसमें कर रहा है। क्या बताए थे, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसे अवकारक कहेंगे। देखिए ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन जुड़ रहा है सल्फर के साथ। तो सल्फर का क्या होगा, ये सल्फर जो है इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, सल्फर का होगा ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर के साथ जुटा है, तो सल्फर का हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो जैसे इसका ऑक्सीकरण हुआ हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, अवकारक। तो यहाँ पे सल्फर क्या होगा, अवकारक, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ सल्फर का यानी S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हुआ, अतः S क्या है, एक अवकारक है। S क्या है, एक अवकारक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और लेते जाइएगा, वरना मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम एसके सर। क्या है, टीम एसके सर, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में तो एक मेरा चैनल आएगा, उसमें आप लोगों को PDF मिल जाएगा। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर ले लीजिएगा 6380520340, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप हाई मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे और यहाँ पे आप लोगों को क्या PDF मिल जाता है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक आप लोगों को समझ में आ गया है। तब आगे देखते हैं, इससे एग्जाम में पूछा ही जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए, अब इसका जो टॉपिक, अगला टॉपिक आता है, दहन किसे कहते हैं, दहन। दहन देखिए किसे कहेंगे, अगर मान लीजिए किसी पदार्थ को जला रहे हैं ना, जलाने के बाद जो ज्वाला निकलता है उसी को दहन बोला जाता है। जब लकड़ी हो, गोईठा हो, जब किसी चीज को आप जलाते हैं ना तो उससे जो ज्वाला निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, दहन। तो देखिए इस पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यहाँ पे को होगा, जिस पदार्थ को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता हो, तो उसके जलने की, तो उसकी इस प्रक्रिया को, उसके जलने की इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, दहन। क्या बोल देंगे, दहन। मान लीजिए कोई चीज है तो वो जलेगा तो इस तरह से ज्वाला निकलेगा कि नहीं, इस तरह से पूरा ज्वाला निकलता है, उसी को बोला जाता है ज्वाला। तो ज्वाला जलने के बाद हम उसमें क्या होना चाहिए, ऊष्मा निकलना चाहिए। ऊष्मा, जब आप लोग किसी चीज को जलाइएगा तो ऊष्मा, ताप निकलेगा कि नहीं, जब जलाइएगा तो ताप निकलेगा, तो वो हुआ ऊष्मा। और प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, प्रकाश खुद उत्पन्न हो जाएगा जब जलेगा कोई चीज, तो उसको बोला जाएगा ज्वाला। देखिए ज्वाला में होता है क्या, एग्जाम्पल के तौर पर, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो CO2 तो बनता ही है गैस, और ऊष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों निकलता है। जैसे में आप लोग प्लास्टिक को जलाइए तो वहां पे CO2 गैस भी निकलेगा और ऊष्मा भी निकलेगा, और तापमान प्रकाश भी निकलेगा और ऊष्मा तो आप लोग ठंडाहट गर्माहट का जो महसूस करते हैं ना, वही ऊष्मा होता है। अब जैसे जलाइएगा आपको तो वहां पे आप लोगों को गर्म लगने लगेगा तो ऊष्मा हो जाएगा, और लाइट इंजोरा हो गया तो वो क्या हो गया, प्रकाश भी हो गया, और उससे CO2 गैस भी निकलेगा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, गंध टाइप का लगेगा। जब तो जलाइएगा, यहाँ पे कार्बन को जलाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो गया। ये ज्वाला दहन का क्या था, परिभाषा था। यहाँ देखिए कार्बन का दहन होता है, यहाँ पे कार्बन का दहन होता है क्योंकि कार्बन के जलने पे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हुआ है। दहन आप लोगों को समझ में आ गया, तो अब इससे आगे देखते हैं। अब इससे आगे देखिए, अब आगे आता है दहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, अदहन होगा, अदहनशील क्या होगा, यहाँ पे क्या, अदहनशील होगा। यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ये दहनशील है और एक यहाँ पे क्या है, अदहनशील पदार्थ। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में बताइए कौन दहनशील पदार्थ है, कौन अदहनशील पदार्थ है। तो क्या बोलेंगे, दहनशील पदार्थ किसे कहेंगे, जिस पदार्थ के जलने पे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दहनशील पदार्थ कहेंगे, और जिस पदार्थ के जलने पे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है उसे अदहनशील पदार्थ कहेंगे। जलना, अगर कोई चीज जल रहा है, अगर उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसे हम दहनशील पदार्थ नहीं कहेंगे। मतलब जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होना भी जरूरी है, तभी उसको दहनशील पदार्थ माना जाएगा। अब देखिए
दहनशील पदार्थ क्या होगा, जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल क्या है, डीजल, डीजल को जलाइएगा तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, क्रेसुन को भी जलाइए होगा, लकड़ी को भी जलाइएगा होगा, और कागज और पेट्रोल, ये सब जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या है, दहनशील पदार्थ का। अब आगे देखिए अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ जो पदार्थ नहीं जलता हो, जो पदार्थ नहीं जलता हो, जो पदार्थ डायरेक्ट बोलिएगा नहीं जलता हो, अगर जलता भी हो तो उससे ऊष्मा और प्रकाश नहीं निकलता हो तो उसे क्या बोलेंगे, अदहनशील पदार्थ। एग्जाम्पल में देखिए पत्थर नहीं जलेगा, ईंट नहीं जलेगा, बालू नहीं जलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, अदहनशील पदार्थ। एग्जाम्पल एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछेगा तो दोनों पूछेगा, और रिएक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन दहनशील पदार्थ है और कौन अदहनशील पदार्थ नहीं है। तो एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन रहेगा, एक रहेगा दहनशील पदार्थ, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा, यही सब ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अब इससे अगला देखिए, दहन का पोषक तथा दहन का अपोषक पदार्थ किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, दहन का पोषक पदार्थ कौन होता है, दहन का पोषक पदार्थ कौन होता है। पोषक पदार्थ वैसे पदार्थ कहेंगे जब जो दहन के क्रिया के लिए, जो किसी पदार्थ के दहन के क्रिया के लिए वो सहायता प्रदान करे। देखिए दहन का पोषक पदार्थ किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जो दहनशील पदार्थ को जलने में मदद करता हो, क्या करता हो, दहनशील पदार्थ को जलने में मदद करता हो, उसे दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, तभी वो तो जलेगा, तभी वो जलेगा, तब वो दहन उत्पन्न करेगा, और दहन उत्पन्न करने में जो पदार्थ उसको मदद करेगा उसे दहनशील पदार्थ का पोषक पदार्थ माना जाएगा। एग्जाम्पल में दहन का जो पोषक पदार्थ होता है, दहनशील पदार्थ का जो पोषक पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन को माना जाता है, क्योंकि कोई भी दहनशील पदार्थ तभी जलेगा जब वहां पे ऑक्सीजन उपस्थित हो, अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वो नहीं जल सकता है। तो दहन का पोषक पदार्थ होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। और देखिए दहन का वो पोषक पदार्थ किसे कहेंगे, दहन का वो पोषक पदार्थ किसे कहेंगे, तो स्वाभाविक बात है जो दहनशील पदार्थ को जलने में मदद नहीं करेगा, अर्थात जिसके उपस्थिति में दहनशील पदार्थ नहीं जलता हो, उसे दहन का अपोषक पदार्थ बोलेंगे। देखिए वैसा पदार्थ जो दहनशील पदार्थ को जलने में मदद नहीं करता हो, उसे दहनशील पदार्थ का, उसे क्या करेंगे, दहनशील पदार्थ, दहन का अपोषक पदार्थ कहेंगे। तो दहनशील होना जरूरी है, दहनशील होगा तभी ना वो जलेगा, तो उसे दहन का अपोषक पदार्थ कहेंगे। जो जलने में मदद नहीं करेगा, जो जलने में मदद करेगा वो दहन का पोषक पदार्थ होगा, जो जलने में मदद नहीं करेगा उसे दहन का अपोषक पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल में इसका दहन का अपोषक पदार्थ क्या होता है, CO2, क्या होता है, CO2। दहन का अपोषक पदार्थ किसको माना जाता है, CO2। अगर जहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा होगा वहां पे नहीं जल पाएगा। जिसे में आप लोग एक अग्निशामक यंत्र आता है तो उसमें देखिएगा ना, तो CO2 की मात्रा ज्यादा भरा रहता है, जैसे उसको इससे मारता ना स्प्रे टाइप का, तो उसमें बहुत तरह फेन निकलेगा, फेन टाइप का निकलेगा, तो उसमें CO2 भरा हुआ रहता है। उसमें क्या CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है, कहीं पे भी आग लगता है। तो CO2 क्या होता है, दहन का वो पोषक पदार्थ होता है, O2 क्या होता है, दहन का पोषक पदार्थ होता है। ये यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और इसका परिभाषा भी पूछ लेते। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अब इससे अगला कॉन्सेप्ट आता है दहन, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, ज्वलन ताप। तो ध्यान से देखिए ज्वलन ताप क्या होता है। देखिए जो कोई भी पदार्थ, मान लीजिए कोई भी लकड़ी हो या तो कुछ भी, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, जिस ताप पे, कोई भी पदार्थ जिस ताप पे जलना प्रारंभ करता है, जिस ताप पे जलना प्रारंभ करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। मान लीजिए पदार्थ था, अगर इसको ताप देते देते हम 15 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस ताप दिए तो ये नहीं जला, 10 डिग्री सेल्सियस ताप पे ये पदार्थ नहीं जला। मान लीजिए फिर से दिए 12 डिग्री तो भी नहीं जला। मान लीजिए जब फिर से ताप बढ़ाए 15 डिग्री दिए, जैसे इसका तापमान 15 डिग्री किए तो ये पदार्थ क्या हुआ, जलने लगा। मतलब ऐसा चीज दिए इसमें जिसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, अब फिर ये पदार्थ क्या होने लगा, जलने लगा। तो इसका जो ज्वलन ताप होगा कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिस न्यूनतम ताप पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ये ज्वलन ताप नहीं माना जाएगा क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस पे ये नहीं जला था, 12 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं जला था, लेकिन 15 डिग्री सेल्सियस पे ये जम गया था, तो इसका ज्वलन ताप कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे, अलग अलग पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अब देखिए परिभाषा तो वही था, जिस न्यूनतम ताप पे कोई दहनशील पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए अब आप ही बताइए, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा, जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वो उतना ही जल्दी जलना प्रारंभ कर देगा। जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना कम होगा वह पदार्थ उतना ही जल्दी जलना शुरू प्रारंभ कर देगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ये भी कोई पदार्थ है,
इसका ज्वलन ताप मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस था, इसका ज्वलन ताप 10 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सबसे पहले जलना प्रारंभ करेगा बताइए? तो ये ना जलना प्रारंभ करेगा। जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ये फटाक से जल जाएगा, इसको 15 डिग्री सेल्सियस देंगे तब जलना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकलता है कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप कम होगा वो पदार्थ जल्दी ही जलना प्रारंभ कर देगा। वो क्या करेगा? जल्दी ही जलना प्रारंभ कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी आएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक होता है क्या? पेट्रोल, एक होता है लकड़ी। आप ही बताइए पेट्रोल और लकड़ी का किसका ज्वलन ताप कम होगा? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए क्या पेट्रोल है, ये पदार्थ मान लीजिए क्या पेट्रोल, पी लिख देते हैं। ये मान लीजिए क्या लकड़ी है, एल लिखती है। ये क्या है? लकड़ी है। तो आप ही बताइए कि इसका ज्वलन ताप कम तापमान होगा बताइए? तो इसको देखिए मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस ताप दिए, इसको 15 डिग्री सेल्सियस ताप देंगे तब लकड़ी जलना प्रारंभ करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। इसको 2 डिग्री सेल्सियस ताप दिए, थोड़ा सा चिंगारी दिए, पेट्रोल जलने लगा। इसको इतना ताप दिए तब ये जलने लगा। तो इसका ज्वलन ताप कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस। इसका ज्वलन ताप कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो आप ही बताइए कि इसका ज्वलन ताप कम था पेट्रोल का, तो ये जलना प्रारंभ पहले कर देगा। क्या करेगा? जलना प्रारंभ पहले कर देगा। देखिए पेट्रोलियम का क्या है? ज्वलन ताप क्या होता है? कम। पेट्रोलियम का ज्वलन ताप क्या होता है? कम। नीचे की एरो मतलब है, इसका मतलब होता है कम। हिंदी में लिख दिए, इसका मतलब क्या होता है? पेट्रोलियम का ज्वलन ताप कम होता है और लकड़ी का जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, अधिक। एग्जाम्पल के तौर पर भी ये लकड़ी है तो इसका ज्वलन ताप 15 है, इसका क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ज्वलन ताप समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में इतना ही पूछेगा, एक लकड़ी और एक केरोसिन तेल में, इन दोनों में किसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा? यहाँ पेट्रोल लिए, केरोसिन भी बोल सकता है। तो केरोसिन का ज्वलन ताप क्या होगा? कम होगा, लकड़ी का ज्यादा होगा। अब देखिए आगे अगला कॉन्सेप्ट को देखिए। अब आता है दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। मतलब कोई पदार्थ अगर दहन कर रहा है या अर्थात जल रहा है तो उसके लिए कौन कौन सा पदार्थ, कौन कौन सा शर्त आवश्यक है तभी वो दहन कर सकता है। एग्जाम्पल में देखिए 3 शर्त होना जरूरी है। दहन की प्रक्रिया तभी होगा तो उसके लिए 3 शर्त होना जरूरी है। सबसे पहला शर्त तो यही होना चाहिए कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए, वो दहनशील होना चाहिए। अगर वो दहनशील है तो वो तो जलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और नंबर 2 में दहन के पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलना प्रारंभ करेगा ही नहीं। तो ये दोनों तो आवश्यक है। और एक और आवश्यक है, दहनशील पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति हो। ज्वलन ताप की क्या हो? प्राप्ति हो। मतलब मान लीजिए वो दहनशील पदार्थ है लेकिन उसका ज्वलन ताप की प्राप्ति है ही नहीं। मतलब ताप देते जाए वो लहकबे नहीं करेगा। मान लीजिए ताप दे रहे हैं वो लहकबे नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं है। ज्वलन ताप की प्राप्ति रहेगा तो जैसे उसको ताप देते जाएंगे, चिंगारी मारते जाएंगे तो वो लहकेगा, जरूर लहकेगा। तो उसी कहा जा रहा है कि वो उस पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस हो या तो 5 डिग्री सेल्सियस हो या तो 100 डिग्री सेल्सियस हो, मगर हो तब ना वो जलेगा, वरना नहीं जलेगा। तो ये दहन होने के लिए ये 3 आवश्यक शर्तें था। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब इससे अगला क्वेश्चन आता है ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन क्या था? ईंधन किसे कहते हैं? तो वो दहनशील पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता उसे ईंधन कहते हैं। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये कोई पदार्थ है, ये जैसे इसमें चिंगारी मारे इस तरह से, मान लीजिए कोई पदार्थ था, ठीक। अब जैसे इसमें चिंगारी मारेंगे, मान लीजिए माचिस मारे 15 डिग्री सेल्सियस ताप दिए तो ये क्या हुआ? जलना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से जलना प्रारंभ कर दिया, ध्यान से दीजिएगा। यहीं पे एग्जाम्पल पे दे रहे हैं, मान लीजिए जलना प्रारंभ कर दिया, इस तरह से जलना प्रारंभ किया। अब ये जैसे जलना प्रारंभ कर दिया ना तो ये दहन उत्पन्न कर दिया। क्या? दहन उत्पन्न, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न किया, दहन उत्पन्न कर दिया। लेकिन कौन पदार्थ जला था बताइए? ये पदार्थ जला था ना, ये जला था, ये जला था। तो ये जो जलने वाला पदार्थ होता है ना उसी को बोला जाता है ईंधन। जो जलने वाला पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे? ईंधन। और जलने के बाद जो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ज्वाला टाइप का दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ज्वाला। तो देखिए वे दहनशील पदार्थ जो जलने के बाद उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे उसे ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा? देखिए लकड़ी भी जलता है, कोयला भी जलता है, चारकोल भी जलेगा। बोलिएगा चारकोल क्या होता है? तो कोयला से ही प्राप्त किया जाता है। क्या? चारकोल। कोयला से प्राप्त किया जाता है चारकोल। और फिर क्या होता है? केरोसिन, फिर डीजल और एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी गैस है और एक तो क्या? सीएनजी गैस है। इसके बारे में भी अंत में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो ईंधन किसे कहेंगे? जो पदार्थ जल के उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा उस पदार्थ को बोलते हैं क्या? ईंधन। और जो जलने के बाद इस तरह से जो आप लोगों को दिखता है ना, इस तरह से जलने के बाद लाल टाइप का, उसे बोलते हैं दहन। तो ईंधन तो समझ में आ गया, लेकिन ईंधन को भौतिक के आधार पे 3 भागों में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पे ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ठोस ईंधन। तो ऐसा ईंधन जो ठोस की अवस्था में पाया जाएगा उसे ठोस ईंधन कहेंगे।
वैसा ईंधन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है उसे ठोस ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे हम बताइए ठोस अवस्था में क्या पाया जाता है, लकड़ी, कोयला, चारकोल। कोयला से ही प्राप्त किया जाता है क्या, चारकोल। तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाले ईंधन को ठोस ईंधन कहेंगे और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले ईंधन को द्रव ईंधन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या यहाँ होगा, केरोसिन, डीजल, ये सब द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ये द्रव ईंधन हो गया। और गैसीय ईंधन किसे कहेंगे, गैस ईंधन। गैस अवस्था में पाए जाने वाले ईंधन को क्या बोलेंगे, गैसीय ईंधन अर्थात गैस ईंधन। एग्जाम्पल के इसमें क्या होगा, एलपीजी, सीएनजी। एलपीजी और सीएनजी गैस की अवस्था में पाया जाता है तो ये गैस ईंधन होगा। तो ये 3 तरह के ईंधन था और बहुत इजी था, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस। अगर आप लोग अवस्था के बारे में जाते हैं तो ईंधन के बारे में भी बता दिए। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए केरोसिन, केरोसिन कैसा ईंधन है, तो द्रव ईंधन है। केरोसिन क्या है, द्रव ईंधन। मान लीजिए पूछ दे एलपीजी क्या है, तो एलपीजी क्या है, एलपीजी एक गैसीय ईंधन है। यहाँ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन किसे कहते हैं। द्वितीयक में इस तरह से होगा, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन किसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन किसे कहेंगे, तो प्राथमिक ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं, प्राथमिक ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं जो प्रकृति के स्रोत में प्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले ईंधन को प्राथमिक ईंधन कहेंगे। मतलब कुछ ईंधन ऐसा होता है जो प्राकृतिक में पहले से पाया जाता है, मतलब प्राकृतिक में ही पाया जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, लकड़ी। लकड़ी को हम लोग बनाते नहीं है, लकड़ी प्राकृतिक से पहले से बना हुआ है। और कोयला, कोयला भी प्राकृतिक के रूप से ही बन जाता है, पृथ्वी के अंदर सड़गल के बन जाता है। और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी पृथ्वी के अंदर चट्टानों के अंदर दबने से वो क्या होता है, दबने से वो भी पेट्रोलियम बन जाता है। तो पेट्रोलियम और कोयला और लकड़ी ये प्राकृतिक में ही बना रहता है, मानव इसको नहीं बनाता है, तब इसको बोलते हैं प्राथमिक ईंधन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक ईंधन है, प्राथमिक ईंधन है, कौन प्राथमिक ईंधन है या तो प्राथमिक ईंधन है। इसका प्राथमिक ईंधन भी नाम बोल सकता है या तो इसका प्राथमिक ईंधन बोला जाता है। तो प्राथमिक ईंधन कौन होगा, तो एक ऑप्शन में रहेगा कोयला या तो लकड़ी या तो पेट्रोलियम। अब बाकी 3 ऑप्शन में क्या रहेगा, ये सब नहीं रहेगा, ये सब क्या रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक ईंधन। उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक ईंधन। आप लोगों को इतना समझ में आ गया प्राथमिक ईंधन किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है उसे प्राथमिक ईंधन कहते हैं। अब फिर आता है द्वितीयक ईंधन, प्राथमिक ईंधन, उसको प्राथमिक ईंधन समझ में आ गया। अब द्वितीयक ईंधन किसे कहेंगे, तो वैसा ईंधन जो प्राथमिक ईंधन से बनाया जाता है, जो प्राथमिक ईंधन से बनाएंगे उसे द्वितीयक ईंधन कहेंगे। जैसे में देखिए चारकोल, चारकोल कहां से बनाएंगे, कोयला से, कोयला से बना लिए क्या, चारकोल, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक ईंधन। पूछेगा चारकोल क्या है तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, द्वितीयक ईंधन। और पूछेगा डीजल क्या है, तो डीजल किससे बनाया जाएगा, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम से ही डीजल बनाया जाता है, पेट्रोलियम से ही एलपीजी गैस बनाया जाता है, पेट्रोलियम से ही केरोसिन बनाया जाता है, मतलब पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनाया जाता है, सब कुछ पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। ये पेट्रोलियम बोलेगा तो हो जाएगा प्राथमिक ईंधन, लेकिन गैस बोले, एलपीजी गैस बोले, सीएनजी गैस बोले, डीजल बोले, केरोसिन बोले, पेट्रोल बोले, वो सब हो जाएगा द्वितीयक ईंधन। तो आप लोगों के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरोसिन, केरोसिन कैसा ईंधन है, प्राथमिक ईंधन है कि द्वितीयक ईंधन, तो क्या बताइएगा, केरोसिन एक द्वितीयक ईंधन है। अब यहां समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक एग्जाम में क्या गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा गया था। अब पूछता है ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला, वो दहन बताए थे, ज्वाला किसे कहते हैं, तथा मोम के ज्वाला में, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोम, मोम मतलब मोमबत्ती, मोमबत्ती के ज्वाला में कितने भाग होते हैं, मोमबत्ती के ज्वाला में कितने भाग होते हैं। तो देखिए ज्वाला किसे कहते हैं, दहनशील पदार्थ का वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है। दहनशील पदार्थ, ये दहनशील पदार्थ है ना मोमबत्ती, जब ये जलता है ना गैसीय अवस्था में, यहाँ पे गैसीय अवस्था में जलता है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, ज्वाला, इसको क्या बोला जाता है, ज्वाला। लेकिन जलने के बाद, ये जलने के बाद जो लाइट और उष्मा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है तो इसी को बोला जाता है दहन। ये बल दहन की प्रक्रिया हो रही है, लेकिन इस तरह से जो आपको लाल टाइप का दिखता है उसको बोलते हैं ज्वाला, और ये जो प्रक्रिया पूरे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, दहन, क्योंकि उष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, ईंधन। ये क्या है, ईंधन। ये कैसा ईंधन है, दहनशील ईंधन है, दहनशील पदार्थ है, अर्थात दहनशील पदार्थ है, इसीलिए ये जल रहा है। अब देखिए आप लोगों को ज्वाला समझ में आ गया कि जो गैसीय अवस्था में ये जल रहा है इसको क्या बोलेंगे, ज्वाला। तो मोमबत्ती, एग्जाम्पल के तौर पे लिया मोमबत्ती, तो बोल रहा है मोमबत्ती के ज्वाला में कितना भाग होता है, 3 भाग। तो ज्वाला समझ में आ गया क्या होता है, दहनशील पदार्थ का वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ज्वाला।
ये मोमबत्ती का एग्जाम्पल नहीं है, तो मोमबत्ती के ज्वाला में 3 भाग होता है। कितना भाग? 3 भाग। और तीनों भाग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला होता है केंद्रीय भाग, दूसरा होता है प्रकाशमान मंडल। प्रकाशमान मंडल में क्या होगा? प्रकाश ज्यादा निकलेगा, और प्रकाशहीन मंडल में प्रकाश निकलेगा ही नहीं, प्रकाश निकलेगा ही नहीं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ इस चित्र में फिगर में देखिए केंद्रीय मंडल कौन होगा, तो देखिए केंद्रीय मंडल ये होगा। केंद्रीय मंडल क्या होगा? ये यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसको क्या माना जाएगा? केंद्रीय मंडल। ये जो होगा आप लोगों का, ये क्या होगा? केंद्रीय मंडल। ये होगा, सॉरी क्या, यहाँ पे ये जो दो गो तीर लगा हुआ है ना, ये दोनों तीर केंद्रीय मंडल के लगा हुआ। यहाँ पे देखिए ना, मोमबत्ती का थोड़ा सा यहाँ पे काला नहीं दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोलेंगे केंद्रीय मंडल। और यहाँ से देखिए, यहाँ तक आप लोगों को जो पीला दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो आप लोगों को भाग पीला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसको क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल को ही बोला जाता है प्रकाशमान मंडल, अर्थात इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशमान मंडल, जो कि पीला दिखता है, जो कि क्या दिखता है? पीला। और जो बाहर बाहर में आप लोगों को दिख रहा है नीला टाइप का, उसे प्रकाशहीन मंडल कहते हैं, अर्थात ये मोम का बाहरी भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये अंतरिक्ष भाग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय मंडल। तो केंद्रीय मंडल क्या होता है? देखिए केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल तो ये होता है, यहाँ पे जो होता है ना, वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं पाया जाता, जिसके कारण मोमबत्ती का अपूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती का दहन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसे अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है, अदहन का क्षेत्र। और ये जो होता है बिना, देखिए बिना जला हुआ मोम का भाग होता है, ये सबसे अंतरिक्ष भाग होता है। इसका रंग कैसा होता है? काला। ये पूछेगा एग्जाम में कि मोम का सबसे अंतरिक्ष भाग अर्थात जो केंद्रीय भाग होता है, उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। क्या होता है? इसका रंग क्या होता है? काला होता है। यहाँ पे मोमबत्ती क्या होता है? उसका पूर्ण दहन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे दहन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे O2 नहीं पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे लिख के लाए, केंद्रीय मंडल किसे बोलेंगे? इसमें बिना जलते हुए मोम के वाष्प होता है, मतलब मोम का जो वाष्प होता है ना, यहाँ पे नहीं जलता है, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि जो मोम का जो वाष्प होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। इसीलिए इस भाग को यहाँ पे क्या होगा? इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। अदहन का क्षेत्र इसलिए क्या कहा जाता है? क्योंकि इसमें दहन की प्रक्रिया होती नहीं है। इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? काला होता है। इसका रंग क्या होता है? काला। इस क्षेत्र का तापमान सबसे कम होता है। एग्जाम में सबसे तापमान कम कौन सा भाग का होता है? तो केंद्रीय मंडल का। केंद्रीय मंडल में देखिए कितना कितना क्वेश्चन पूछे देगा। केंद्रीय मंडल में दहन की क्रिया नहीं होता है, इसमें CO2 की मात्रा, सॉरी O2 का मात्रा नहीं पाया जाता है, इसका रंग काला होता है, इसका तापमान सबसे कम होता है। अब जो बीच में बताए थे, जो पीला वाला भाग होता है, उसे बोला जाता है प्रकाशमान मंडल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाशमान मंडल अर्थात इससे प्रकाश निकलेगा। प्रकाश तभी निकलेगा जब दहन की क्रिया पूर्ण रूप से होगी। तो इसमें O2 का अपर्याप्त क्या होता है? O2 का अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के जो वाष्प होता है ना, उसका अपूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन नहीं होता है, अपूर्ण दहन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो O2 का है ना, अपर्याप्त मात्रा रहता है। अपर्याप्त का मतलब होता है क्या? कि ज्यादा मात्रा में O2 यहाँ पे नहीं पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। मतलब अगर नहीं पाया जाएगा तो हो जाएगा केंद्रीय मंडल में नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें पाया जाता है थोड़ा बहुत अपर्याप्त मात्रा में, ज्यादा नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसमें मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। क्या होता है? अपूर्ण दहन। और इसका रंग जो होता है वो क्या होता है? पीला होता है। यह भाग सबसे बड़ा भाग होता है। यह भाग क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। इसका तापमान क्या होता है? मध्यम। इसका जो तापमान होता है ना, मध्यम होता है, ज्यादा नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। कम किसका होता है? तो केंद्रीय मंडल का। अब मध्यम होता है इसका। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? प्रकाशहीन मंडल का, जो आगे आएगा आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा, तीनों बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को फिगर में बताएंगे। तो प्रकाशहीन मंडल क्या हुआ? ये मोम था ना, ये मोम था ना, देखिए मोम में 3 भाग देखिए बना देते हैं यहीं पे। मोम में ये था केंद्रीय मंडल। ये क्या है? सॉरी, चित्रेश बना देते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ये मान लीजिए क्या है? ये मोम है, मोमबत्ती है ना। ये देखिए उसका क्या होगा? केंद्रीय भाग। ये क्या होगा? केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग कैसा होता है? काला। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अब बताइए, केंद्रीय भाग के बाद क्या आएगा? प्रकाशमान मंडल। अब प्रकाशमान मंडल क्या होगा? पीला। क्या होगा? पीला। अब ये दिखाते हैं, ये क्या हो गया? पीला। ये क्या है? प्रकाशमान मंडल। इसका रंग होता है पीला, इसका तापमान होता है मध्यम। इसमें ऑक्सीजन क्या रहता है? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहता है, पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए पूर्ण दहन नहीं होता है। इसका क्या होता है? पूर्ण दहन नहीं होता है।
अब आता है नीला। अब क्या नीला तो है ही नहीं, नीला टाइप का ले लेते हैं। ये क्या होता है, जो बाहरी भाग होता है वो क्या दिखता है, नीला दिखता है। ये कैसा दिखता है, नीला। अब देखिए मोमबत्ती में आप लोगों को फ्रेश से दिखता हुआ प्रकाशहीन मंडल, इसको क्या बोला जाता है, प्रकाशहीन मंडल। ये क्या है, तीसरा वाला भाग है। ये तीसरा है, ये दूसरा था, ये क्या है, पहला है। पहला में क्या होता है, अब देखिए तीसरा समझ लीजिए पहले। तीसरा, इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। इसमें पूर्ण दहन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ देखिए बाहर में O2 घूम रहा है, यहाँ पे सबसे बाहरी भाग है, यहाँ पे O2 पहुंच ही नहीं पाता, इसीलिए इसका अपूर्ण दहन होता है। ये केंद्रीय भाग माना जाता है। इसका रंग काला होता है, इसका रंग क्या होता है, काला होता है। इसका रंग पीला होता है। इसमें जो होता है ना जल, इसमें जो होता है ना ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन क्या होता है, कम मात्रा में पहुंचता है, इसका अपूर्ण दहन होता है। इसका क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। इसका रंग पीला होता है। इसका तापमान क्या होता है, मध्यम होता है। लेकिन जो बाहरी भाग होता है इसका रंग नीला होता है। इसमें जो मोम के वाष्प होता है ना, पूर्ण दहन होता है, पूर्ण रूप से इसका दहन होता है, जिससे जिससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका रंग नीला होता है। ये तो नीला होता ही होता है। इससे क्या होता है, इसका तापमान बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इसका पूर्ण दहन हो रहा है, इसीलिए इसका, इसमें मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। इसमें O2 की उपस्थिति होता है। यह सबसे गर्म भाग होता है। यह क्या होता है, सबसे गर्म वाला भाग होता है। यह क्या होता है, किस रंग का, नीला। ये होता है नीला, ये होता है पीला, ये होता है काला। ये होता है नीला, ये होता है पीला, ये होता है काला। इसमें दहन का पूर्ण, इसमें क्या होगा, मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होगा। इसमें अपूर्ण होगा। इसमें क्या होगा, इसमें अपर्याप्त रूप से होगा, मतलब मध्यम रूप से होगा, अपर्याप्त रूप से होगा। लेकिन इसमें अदहन होगा, अदहन, इसमें दहन की क्रिया होगा ही नहीं। इसका रंग काला, इसका रंग पीला, इसका रंग नीला होगा। इतना समझ में आ गया। ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन अपर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप लोगों को फिगर बता के बता दी है। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे क्या बताए थे, पेट्रोलियम बताएंगे। क्या बताएंगे, पेट्रोलियम। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, ये अपसादी चट्टानों के बीच, मतलब मनुष्य, मान लीजिए बहुत साल पहले के बाद यदि मान लीजिए भूकंप आता है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, पृथ्वी कलट जाता है, पेड़ पौधा सब सड़ जाता है, मनुष्य गाय भाई सब जब सड़ जाता है ना, तो एक चट्टान बन जाता है, एक बहुत बड़ी मोटी पतली और चौड़ी चट्टान बन जाता है, जिसे अपसादी चट्टान कहते हैं, अपसादी चट्टान। तो अपसादी चट्टानों के अंदर से प्राप्त किए गए ये गाढ़े रंग का, गाढ़े काले रंग का होता है, गाढ़े काले रंग का होता है, गाढ़े काले रंग का होते हैं। आश्वासन विधि, आसवन, सॉरी क्या आता है, आसवन विधि द्वारा साफ किया जाता है। आसवन विधि द्वारा साफ किया जाता है कि जो पेट्रोलियम होता है ना, अपसादी चट्टानों के अंदर से प्राप्त किया जाता है, अंदर से प्राप्त किया जाता है। ये गाढ़े काले रंग का होता है, गाढ़ा होता है और काला रंग का होता है। क्या करते हैं हम लोग, असवन, असवन विधि द्वारा साफ करते हैं, और डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं आश्वासन विधि द्वारा साफ करके। तो यह अपसादी चट्टानों के बीच क्या होता है, पाया जाता है, अपसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है, और ये गाढ़े काले रंग का होता है। और इसे असवन विधि द्वारा, असवन विधि द्वारा साफ किया जाता है। इससे क्या क्या बनाया जाता है, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आदि निकाले जाते हैं। किससे, पेट्रोलियम से ही। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है उसको भी देख लेते हैं। अब आता है कि संपीड प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं, अर्थात संपीड प्राकृतिक गैस का मतलब हुआ सीएनजी। क्या हुआ, सीएनजी। क्या हुआ, इसका मतलब सीएनजी, संपीड। संपीड देखिए, सीएनजी, सी का मतलब होता है कंप्रेशन, सी का मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्रेशन नेचुरल गैस, कंप्रेसर नेचुरल गैस। कंप्रेशन मतलब होता है उसको दबाया जाता है, अर्थात संपीड किया जाता है, बहुत मात्रा में उसको दबाया जाता है। और यहाँ पे क्या, एन से क्या होता है, नेचुरल, जी से होता है गैस, तो संपीड नेचुरल गैस, इसको क्या बोला जाता है, सीएनजी। तो सीएनजी में देखिए क्या क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक, प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक में प्राकृतिक गैस होता है जो संपीड प्राकृतिक गैस, यहाँ पे पूरा लिखिए, संपीड प्राकृतिक गैस में मेथेन, एथेन और प्रोपेन, क्या प्रोपेन का मिश्रण होता है। जो संपीड प्राकृतिक गैस होता है ना, संपीड प्राकृतिक गैस क्या होता है, मेथेन भी होता है, एथेन भी होता है और प्रोपेन। याद रखिएगा, मेथेन, एथेन, एथेन, प्रोपेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसमें जो मुख्य अवयव होता है वो क्या पाया जाता है, मेथेन। मेथेन ज्यादा पाया जाता है, मेथेन क्या पाया जाता है, ज्यादा। ये जो मेथेन है ना, ये ज्यादा पाया जाएगा इसमें। और मेथेन देखिए यहाँ पे, जब मेथेन, एथेन और प्रोपेन को जब बहुत दाब के मात्रा में, क्या लिखा हुआ है, को जब बहुत दाब में जब इसको दबाया जाता है, जब दबाया जाता है तब ये पेट्रोलियम का रूप ले लेता है, अर्थात द्रव बन जाता है। संपीड प्राकृतिक गैस बोलते हैं, अर्थात सीएनजी गैस बोलते हैं। इसको बहुत मात्रा में दबाया जाता है, तब जिसको जब दबाएंगे ना तो वो तरल अवस्था में आ जाती है, तो इसे ही संपीड प्राकृतिक गैस कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा इसको करते क्या है,
मेथेन पाया जाता है, एथेन पाया जाता है और प्रोपेन पाया जाता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या होता है? मेथेन होता है। जब इन तीनों गैसों को बहुत ज्यादा मात्रा में कंप्रेस किया जाता है और दबाया जाता है, जब दबाया जाता है ना तो ये क्या होता है, ये तरल अवस्था में आ जाता है, जिसे हम संपीड प्राकृतिक गैस कहते हैं, संपीड प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए इसके अगला क्वेश्चन, इसका नोट पॉइंट में देखिए, नोट पॉइंट में क्या बोल रहा है, सीएनजी प्राकृतिक गैस जो होता है, सीएनजी प्राकृतिक गैस, सीएनजी प्राकृतिक जो गैस होता है, सीएनजी जो यहाँ पे अभी तुरंत बताएं का संपीड़ित रूप होता है। ये क्या होता है? सीएनजी जो होता है वो प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप होता है। प्राकृतिक गैस आप लोगों को छोड़ दिए, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन। वो एक टॉपिक छूट गया है तो ऑब्जेक्टिव क्लास लेंगे ना तो उसमें बता देंगे प्राकृतिक गैस क्या होता है, डिटेल से बताएंगे उसमें भी। यहाँ पे सीएनजी गैस जो होता है वो प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप होता है। जो प्राकृतिक गैस होता है उसको और ज्यादा जब दबाते हैं ना तो सीएनजी गैस प्राप्त होता है। तो सीएनजी गैस प्राप्त होता है संपीड़ित करने से। संपीड़ित किसी पदार्थ, जब कोई गैस है तो उसको ज्यादा मात्रा में संपीड़ित करने से होता क्या है, वो गैस में जो ऊर्जा, जो गैस से जो हानिकारक पदार्थ निकलता है ना CO2, वो कम मात्रा में निकलता है। तो जब प्राकृतिक गैस को बहुत ज्यादा में दबाया जाता है तो सीएनजी गैस प्राप्त होता है। हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफी कम होता है। जब प्राकृतिक गैस को दबा देते हैं ना बहुत ज्यादा तो सीएनजी बन जाता है, तो उससे हानिकारक पदार्थ कम निकलता है, अर्थात CO2 कम निकलता है। अतः सीएनजी कम प्रदूषण होता है प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस जितना प्रदूषण फैलाता है उससे कम फैलाता है कौन? सीएनजी। इसलिए मोदी सरकार ने क्या किया है, अब सारे जितना भी गाड़ियां आ रहा है ना तो धीरे धीरे उसको सीएनजी में ट्रांसफर कर रहा है। तो सब जो गाड़ियां चलेगी सीएनजी पे चलेगी और सीएनजी गैस पे चलेगी, और सीएनजी गैस का दाम भी होता है कम प्राकृतिक गैस से। प्राकृतिक गैस से सीएनजी गैस का जो दाम होता है ना कम होता है, और उसको डलाने से धुआं भी गाड़ी में कम निकलता है, अर्थात CO2 कम फैलता है। कम निकलता है तो प्रदूषण कम फैलता है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी का कीमत भी कम होता है। तो क्या होता है? कीमत भी कम होता है, तथा यह CO2 गैस का उत्पादन भी ये क्या करता है? कम करता है। इसीलिए मोदी सरकार बोले थे कि अब जितना भी गाड़ी आएगा धीरे धीरे अगले 5-6 साल के बाद वो सीएनजी गैस पे चलेगा। और दिल्ली में सीएनजी चल रहा है। दिल्ली में जो गाड़ी चलती है ना उसमें सीएनजी लागू कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा क्या है? ज्यादा है। एक तो प्राकृतिक गैस का टॉपिक छूट गया है, जो कि आप लोगों को जब ऑब्जेक्टिव क्लास करवाएंगे ना तो उसमें थोड़ा सा बता देंगे प्राकृतिक गैस के बारे में। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, देंगे फिर अगले वीडियो में जिसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।